नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन चाणक्य में आपका स्वागत है। रिजल्ट आ चुका है इकोनॉमिक्स का और उसकी इंटरव्यू डेट अभी घोषित नहीं हुई है। जल्द ही आपकी डेट आ जाएगी। इस क्रम में हम जो है आपको बताएंगे कि अर्थशास्त्र में आपको किस एरिया को पढ़ो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना वहाँ से बने। तो इसके लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले तो पहला ही जो आपका पार्ट है, जो सबसे पहला पार्ट है आपका इकोनॉमिक्स में, ये आपका मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो और माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है ये क्या है। सबसे पहला पार्ट क्या आपसे पूछ सकते हैं कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताइए, दोनों में क्या डिफरेंस है। दूसरा सबसे पहला प्रश्न ये भी हो सकता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है। फिर कॉमन सा क्वेश्चन आपको मैंने बताया कि मैक्रो माइक्रो के बारे में डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। फिर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं या उसके साथ और लोग बैठे होते हैं, तो जनरल क्वेश्चन तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे हरियाणा से संबंधित या जो करंट अफेयर से संबंधित, परंतु इसके अलावा जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो आदमी जो रोज पढ़ता है, रोज देखता है न्यूज़पेपर वगैरह में, या बच्चों के मुंह से सुनता है, या कहीं सफर में जा रहा है तब कोई डिबेट में सुन लेता है कि जीडीपी इतनी हो गई, या रोज न्यूज में आता है जीडीपी इतनी ट्रिलियन डॉलर कर देंगे, इस साल का लक्ष्य ये है, 2047 तक का लक्ष्य ये है। तो ये जीडीपी बेसिकली पूछ सकता है कि जीडीपी क्या है, वर्तमान में ग्रोथ रेट क्या है इसकी। फिर जीडीपी के साथ साथ बहुत सारी टर्म्स हैं आपका कि आपका जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, इस तरह के जो टर्म्स हैं आपका वो आपसे पूछ सकता है। नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, वो आपसे पूछ सकता है। तो ये जो सामान्य सी चीजें हैं वो आपसे पूछ सकता है। जीवीए क्या है, तो ये जो सामान्य टर्मिनोलॉजी है वो आपसे पूछेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में आपके जो सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, कि प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया। तो ये जो सेक्टर्स हैं आपसे वो पूछ सकता है। फिर ये पूछ सकता है कि इकोनॉमी में इन तीनों का जो योगदान है वो क्या है। प्राइमरी सेक्टर का कितना परसेंट है, सेकेंडरी का कितना है, टर्सरी का कितना है। और टर्सरी का ज्यादा है आपको पता है, टर्सरी का ज्यादा क्यों है, प्राइमरी का ज्यादा क्यों नहीं, सेकेंडरी का ज्यादा क्यों नहीं। किस सेक्टर का ज्यादा से ज्यादा योगदान जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में है, तो आप बताएंगे कि जी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट तो प्राइमरी सेक्टर से जनरेट हो रहा है। और जबकि इकोनॉमी में जो योगदान है आपका प्रतिशत के हिसाब से कि कितना है, वो टर्सरी सेक्टर का सर्वाधिक ज्यादा है, 50% से ज्यादा है। तो रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट यहाँ ज्यादा हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों है, ये क्या बताता है हमें, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। या ये पूछ सकता है कि भी किस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करें कि हमारी जो इकोनॉमी है आपका वो ग्रोथ हो, उसका ग्रोथ अच्छा हो। तो तीनों पर ही फोकस करना चाहिए। आपका संतुलित जवाब तो ये हो सकता है, आप ये ना कहें कि केवल प्राइमरी पर या सेकेंडरी पर या टर्सरी पर ही, तीनों पर ही फोकस किया जाए। बस जो ये है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है, इंडस्ट्रीज हैं, इसके ऊपर भी फोकस किया जाए। ये थोड़ा सा सेक्टर हमारा पिछड़ा हुआ है। जैसे चाइना की जो ग्रोथ रेट आपका मॉडल है, आपका जो भारत और चाइना का डिफरेंस देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर के बाद हम सीधा टर्सरी पर कूद गए, और चाइना में क्या हुआ है, प्राइमरी के बाद वो सीधा सेकेंडरी पर आए। ऐसा क्यों हुआ वो आपसे पूछ सकता है। तो एक ये चीजें आपसे बेसिक बेसिक सी हैं आपका, वो पूछ सकता है
फिर बहुत कॉमन चीज है कि आपसे पॉवर्टी के बारे में वो पूछ सकता है। पहले तो व्हाट इज पॉवर्टी, पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने। फिर पॉवर्टी जो है आपका क्या है वो बताने के बाद विभिन्न कमेटियां, जैसे रंगराजन कमेटी, और भी कमेटियां हैं, तेंदुलकर कमेटी, ये जो कमेटियां हैं ये क्या कह रही हैं पॉवर्टी के बारे में, इनकी परिभाषाएं क्या हैं, किसके अनुसार कितनी गरीबी है, या फिर वर्ल्ड बैंक के बारे में, या वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है गरीबी के बारे में। तो गरीबी के रीजन पूछ सकता है कि गरीबी क्यों है, या फिर इकोनॉमिक्स में पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसकी है, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, एक स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है। या फिर ये पूछ सकता है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ये क्या है, किसने दिया था। तो एक ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, पहला स्टेटमेंट, दूसरा विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अब दूसरा है कि पॉवर्टी को दूर करने का क्या आपका उपाय होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि जी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए, रोजगार जनरेट करना चाहिए। तो रोजगार पर जो है जेएम कीन्स क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट पर, और रोजगार के साथ साथ में आपसे पूछ सकता है कि 1929 से 33 की जो रिसेशन आई थी, मंदी आई थी, उससे बाहर निकालने के लिए कीन्स ने क्या किया था, किस प्रकार का रोजगार का मॉडल दिया था, वो कीन्स का मॉडल पूछ सकता है जेएम कीन्स। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा वर्तमान समय में भी क्या ऐसा पूछ सकता है कि कोई मंदी का दौर है, क्या कोई मंदी की सरसराहट आपको नजर आ रही है, रिसेशन क्या होती है, वो आपसे बेसिकली पूछ सकता है। इसके साथ साथ में जो है आपसे आगे जब बढ़ेंगे तो रोजगार हो गया, पॉवर्टी आपसे हो जाती है, पॉवर्टी के रीजन पूछ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट है वो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूछ सकता है, रोजगार है तो आपका बेरोजगारी भी होगी, इसके टाइप्स पूछ सकता है आपसे कि इसके क्या क्या टाइप्स हैं, और आप ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा टाइप्स देखते हैं, शहरी क्षेत्र में किस प्रकार का टाइप्स देखते हैं, और सरकार जो है इसको दूर करने के लिए क्या कर रही है। कोई स्कीम आपसे इससे संबंधित होगी तो आप वो बता सकते हैं कि लोन दे रही है गवर्नमेंट, नए स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए लोन दे रही है, स्टार्टअप हब बना रही है भारत को, तो वो स्टार्टअप क्या है, किस प्रकार का लोन उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, मुद्रा लोन है आपका वो है, या फिर आपका जो स्वनिधि योजना है, जो वेंडर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप अपना एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकें, वो आपको जो है बता सकते हैं कि इस प्रकार से जो है आपका सरकार कोशिश कर रही है। और नई नई जो है आपका इंडस्ट्रियल पार्क एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा आपको बता सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश हो रही है, और सरकार के जो उपाय हैं वो आप बता सकते हैं, उसकी जो स्कीम्स हैं और बहुत सारी वो बता सकते हैं आप। तो एक ये हो गया। इसके साथ साथ में आप देखेंगे कि जो कॉमन सी चीज़ है हमारी कि आपका गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं आपके आज हैं, उससे पहले के भी इनिशिएटिव कुछ आपका जो है प्रयास हों सरकार के, इनिशिएटिव कुछ हों सरकार के इससे पहले के, जैसे आपका जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने आपका गरीबी हटाओ इस प्रकार के नारे दिए थे, रोजगार बढ़ाओ वो किसने दिए थे, इस प्रकार की स्टेटमेंट भी आपसे पूछी जा सकती हैं आपका इकोनॉमिक्स में। दूसरा एक चीज है बहुत कॉमन सी, आप बार बार देखते हो, रोज न्यूज में सुनते भी हो कि इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, ये एकदम जनरल टॉपिक है, ये आपसे पक्का पूछेगा, इन्फ्लेशन से आपसे पूछना ही पूछना है। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन की टाइप्स क्या हैं, इसकी टाइप्स पूछेगा, इन्फ्लेशन का किस पर क्या असर होता है, जैसे हम ये कहूँ कि जो पैसा देने वाला, उधार देने वाला है उसके ऊपर क्या असर होगा, उधार लेने वाले पर क्या असर होगा, ऋणदाता पर क्या असर होगा, तो ये आपसे पूछ सकता है। इन्फ्लेशन के रीजन, टाइप्स के बाद मैंने आपको बताया रीजन क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, वो आपसे पूछ सकता है, इसको दूर कैसे किया जाए वो आपसे पूछ सकता है। इन्फ्लेशन के साथ साथ
जब डिफ्लेशन की स्थिति आती है, ये क्या डिफ्लेशन होता है, ये क्यों आता है, ये पूछ सकता है। या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के जो उपाय हैं, नियंत्रित करने के उपाय, मेजरमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई क्या करता है। अब वो जो टूल्स हैं, जैसे कि सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो है, एसएलआर है, स्ट्रेचरी लिक्विड रेशियो है, तो ये जो टूल्स हैं आपका, इनकी फुल फॉर्म या ये क्या हैं, बैंक रेट वगैरह क्या हैं, ये सारे के सारे जो हैं साख कंट्रोल करने के जो उपाय हैं वो क्या हैं। तो ये आपका क्रेडिट स्क्वीज वगैरह कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसका क्या असर पड़ता है, वो जनरल चीजें आपसे पूछ सकता है। अब ये तो जनरल चीजें हैं, इन्फ्लेशन बहुत कॉमन इशू है, बहुत जनरल इशू है, लगभग सबको पता रहता है। तो आप उसको बड़ा अच्छे से करके जाएं, क्योंकि आप सब्जेक्ट के हैं और सामने सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठा है। कोई जनरल बच्चा हो तो वो एकदम कुछ भी बोल सकता है कि महंगाई कह सकता है इन्फ्लेशन को, आप मुद्रास्फीति प्रॉपर वर्ड यूज कीजिए। तो ये एकदम से आपको आपकी जो लैंग्वेज होगी वो एक सब्जेक्ट वाली हो। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम सामने वाले को बताते हैं तो जनरल चीज़ों में जनरल भाषा में समझाना शुरू कर देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जिस सब्जेक्ट के आप हैं तो उस सब्जेक्ट की जो टर्मिनोलॉजी है उनका प्रयोग आप जरूर करें, ताकि सामने वाले को एहसास हो कि इसको विषय का ज्ञान है। जब तक उसको ये एहसास नहीं होगा कि इसको विषय का ज्ञान है, तब तक वो नंबर नहीं देगा आपको। तो विषय से संबंधित जो शब्दावलियां हैं उनका वर्णन जरूर करें। जनरल टॉपिक में आप देखेंगे कि रुपीज है आपका, रुपए का गिरना है, क्यों रुपया क्यों गिर रहा है, ये रुपया क्या जानबूझ के भी गिराया जा सकता है या मांग और पूर्ति की जो शक्तियां होती है उसके अधीन ही गिरता है। तो ये आपको जनरल टॉपिक है। रुपए का गिरना, उसका लाभ क्या है या उसके नुकसान क्या क्या है, तो प्रॉफिट क्या हो सकता है, उसका हानि क्या हो सकती है। तो ये आप उसको जरूर तैयार करके जाएं। या फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि भाई क्या सरकार जानबूझ के भी गिरा रही है या गिरा सकती है, तो आप डिवेल्युएशन वगैरह आप बता सकते हैं कि कितनी बार किया है, हाल ही में किस देश ने किया था कुछ साल पहले, तो वो बता सकते हैं। और वो क्यों किया जाता है, कि क्या एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए किया जाता है या इंपोर्ट बढ़ाने के लिए किया जाता है, उस चीज़ को जरूर देख करके जाएं। दूसरा, आप रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जैसे आज ही आपका आया हुआ है कि इंडसइंड बैंक के बुरे हाल हैं, वो शायद बैंकरप्ट हो भी जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है वहाँ, सुनने में ऐसा आ रहा है। तो आज हाल फिलहाल में जो बैंकिंग सेक्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या हो रहा है, कौन सी कमेटियाँ जो बैंकिंग सेक्टर की हैं, जैसे नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन समिति को जरूर ध्यान रख करके जाएं। बाकी और समितियां कौन सी आई हैं वो जरूर ध्यान रख करके चले जाएं। या फिर आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन के लिए कोई कमेटी आई हो, जैसे नचिकेत मोर की आई थी, वो आपको ध्यान में रख के जाना है। या डिजिटल जो पेमेंट हो रही है, यूपीआई, आप बार बार यूपीआई वर्ड यूज देखते हैं और करते भी हैं आप यूपीआई पेमेंट। आपके फ़ोन में भी ऑप्शन होता है, फ़ोन पे वगैरह में, गूगल पे में, या आपका जो भीम ऐप है सरकार की उसमें। तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीआई है क्या, ये डिजिटल पेमेंट का मेथड क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसको कौन कंट्रोल करता है और किस किस देश में और हमारी ये सेवा चलती है भारत के अलावा। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। डिजिटल पेमेंट का बैंकिंग सेक्टर में जो डिजिटल है, अब डिजिटल के साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या डिजिटल करेंसी कोई आ रही है भारत में, या कोई बिटकॉइन जैसा आपने वर्ड सुनते हैं वो क्या है। या आपसे यही पूछ सकता है कि आपका मुद्रा क्या होती है, करेंसी क्या होती है, तो लिक्विडिटी क्या होती है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं, बेसिक वर्ड्स हैं जो हम बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं, वो जरूर ध्यान रखिएगा। या फिर नोट पर, अभी कई कई नोटों पर कई कई फोटो लगे हैं अलग अलग, गांधी जी के फोटो के अलावा बाकी बैक साइड में कहीं रानी की वाव है, कहीं कुछ है, तो आप वो देख करके जाएं कि किस नोट पर क्या छपा हुआ है। जनरल पर्सन पूछ सकता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट भले ही ना पूछे, पर दो जनरल आदमी आपसे पूछ लेगा। तो ये जो बिटकॉइन वगैरह है, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं,
क्या क्या खतरे हैं, क्या इसको लीगल टेंडर घोषित कर दिया जाए। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज लीगल टेंडर, ये लीगल टेंडर होता क्या है। तो ये चीजें आपको वो पूछ सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है आरबीआई, हमारा जो मेन बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई को जरूर दे करके जाएं। आरबीआई होता क्या है, बैंकिंग सेक्टर में जब तक पूरा नहीं होगा बैंकिंग सेक्टर, जब तक आप आरबीआई के बारे में न जाने कब एस्टेब्लिश हुआ या इसके काम क्या क्या हैं। जैसे बैंकों का बैंक है, किस तरह से ये बैंकों का बैंक और क्या क्या काम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है या कौन सी और पॉलिसी जारी करता है। तो ये आपको जो है आपका जरूर दे करके जाइएगा आरबीआई के बारे में। बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई जरूर दे करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। तो ये आजकल बैंकों का जो मर्जिंग हो रहा है इसके बारे में आप अपने व्यूज जरूर रखिएगा कि क्यों मर्ज किए जा रहे हैं बैंक, या बैंकों की जो तरलता है उसको पूरा करने के लिए सरकार के उपाय या इंटरनेशनल उपाय। जैसे आप ये कह सकते हैं कि बेसल मानक क्या है, बेसल जो आपका नियम है वो क्या है, आप उसको जरूर देख करके जाएं। तो बेसल जब आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि उसके क्या क्या उपाय थे, कैसे कैसे गवर्नमेंट ने उसको पूरा करने की कोशिश की है, क्या बैंकों का मर्जिंग उससे संबंधित है या नहीं है, आप उसको भी देख करके जाएं। तो बैंकिंग सेक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल क्वेश्चन है, जनरल चीज़ें हैं और सबको पता है, डेली यूज होने वाला है। तो जब जो जो चीज़ें डेली लाइफ में चल रही हैं, जो रोज़ हमारे सामने आ रही हैं, अब आप कोशिश ये कीजिएगा कि न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। जैसे आपका मॉर्गन स्टैनली एक आपका रिपोर्ट आई है उसकी, कि उसने कहा कि भारत कब तक जो है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो ये चीज़ें ज़रूर पढ़िएगा। या फिर आपका जो बहुत सारी एजेंसीज ऐसी होती हैं जो हमारी इकोनॉमी को रेटिंग देती हैं, जैसे मूडीज है, फिंच है, क्रिसल है। तो ये जो रेटिंग एजेंसीज होती है ये क्या है, इनका काम क्या है, इनकी रेटिंग का क्या असर पड़ता है, ये ज़रूर देखिएगा। दूसरा, आजकल एक बड़ा ही खतरनाक आदमी आया है मार्केट में, ये ट्रम्प नाम का बड़ा खतरनाक टाइप का प्राणी है। ट्रम्प क्या क्या कर रहा है, वो टैरिफ लगा रहा है कि 200% टैरिफ लगा दूंगा, बहुत ही धमका रहा है सारे देशों को। हालांकि यूरोपीय देशों ने उसको उल्टा धमका दिया, कनाडा ने उल्टा धमका दिया, तो अब उसके देश उसको उल्टा धमका रहे हैं। तो अब ये कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं वो टैरिफ क्या होता है, इसका क्या असर पड़ता है, और इसका जो असर है ये एलपीजी पर, यानी कि वैश्वीकरण पर, एलपीजी में अगर हम जी को देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये संरक्षणवाद है, क्या अपने देश की इंडस्ट्री को ही बचाए रखना चाहते हैं, क्या अपने देश की इकोनॉमी को ही बचाए रखना चाहते हैं, तो बाकी देशों की इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा। या ट्रेड वॉर हो रहा है आपका अमेरिका का यूरोपीय देशों के साथ या चाइना के साथ, वो ट्रेड वॉर है क्या। फिर दूसरा, आप चाइना की बातचीत आए तो भारत का जो चाइना के साथ व्यापार हो रहा है तो उसमें हमारा व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट क्या है, व्यापार घाटा होता क्या है। तो ये घाटे जितने भी होते हैं, आपका राजस्व घाटा, व्यापार घाटा, तो ये आपका फिस्कल डेफिसिट वगैरह, ये सब आप देख करके जरूर जाइएगा। इसके बाद आप जो है, एक वर्ड आता है फेरा और फेमा। फेरा और फेमा क्या है, फेमा क्या है, ईडी का नाम सुनता है तो आपको फेरा और फेमा जो है आपका पता हो जाएगा कि ईडी कैसे जांच करती है फेरा और फेमा को लेकर के। तो ये फेरा क्या है, फेमा क्या है, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे आप ये कहेंगे कि डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। तो ये तीन चीजें तो आप जरूर देख करके जाइएगा, ये तीनों के बारे में आपसे वो पूछ सकता है। ये कब एस्टेब्लिश हुए थे, कहाँ हेड ऑफिस है, भारत इनका प्रारंभिक सदस्य है या नहीं है, क्या काम ये करते हैं। तो इस तरह से इन तीनों के बारे में जरूर देख करके जाइएगा। फिर बात आती है कि विदेशी व्यापार की, भारत का जो विदेशी व्यापार है वो किस दिशा में हो रहा है, किस देश के साथ ज़्यादा है, किस देश के साथ हमारा व्यापार घाटा ज़्यादा है, किस देश के साथ हम सरप्लस हैं, किस किस चीज़ का हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं, किस चीज़ का हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए भारत सरकार क्या लेकर के आई है, तो आपको बताना है कि आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के कितने पिलर हैं, तो आप बताएंगे 5 पिलर हैं। जैसे इकोनॉमी हो गया, तो ये 5 पिलर कौन से हैं आत्मनिर्भर भारत के, आपको वो बताना है। किस तरह से गवर्नमेंट जो है आपका
इंपोर्ट को कम करना चाह रही है, एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रही है। इसी को देखते हुए PLI स्कीम क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, ये स्कीम क्या है आपको इम्पोर्टेंट हो जाती है जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातचीत करते हैं। तो सेज एक इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है, आपका EEZ हो जाता है इम्पोर्टेंट आपका जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातचीत कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको जरूर देख करके जानी है कि क्या क्या हम पढ़ें। मतलब उसके अलावा जो हमारी कोर इकोनॉमिक्स है, जैसे हम ये कहें कि जो हमारे आपका इकोनॉमिक्स के जन्मदाता मान लीजिए जैसे एडम स्मिथ हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स के बेसिक जो थियरीज हैं उनको डेवलप किया है, या रेंट थ्योरी है जैसे आपका रिकार्डो की, या मार्शल हैं, तो इनकी जो मेन जो थ्योरीज हैं इनको जरूर देख करके जाना कि किसने थ्योरी दी, क्या दी। तो आपको खास कर एक चीज़ और देखनी है कि इकोनॉमिक्स में हाल फिलहाल किसको नोबल दिया गया है, किस फील्ड में दिया गया है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में नोबल दिया गया था, तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या है, अमर्त्य सेन कौन है, उनको किस फील्ड में आपका जो है नोबल दिया गया था। या भी मोहम्मद यूनुस हैं आपका राष्ट्रपति बने हुए बांग्लादेश के, तो उनको किस फील्ड में नोबल दिया गया था, या वो किस पोस्ट पर हैं वर्तमान में। माइक्रो फाइनेंसिंग वगैरह में दिया गया था, तो ये माइक्रो फाइनेंसिंग एजेंसीज होती कौन सी हैं। तो ये आपको ज़रूर देख करके जाने हैं। बेसिक बेसिक सी खास करके एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, NCERT आपको ज़रूर देखनी है 11th की और 12th की। 12th में 2 NCERT होती हैं, 1 और 2, तो दोनों मैक्रो माइक्रो को ज़रूर देखना है, उसी से लगभग पूछा जाएगा। डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ये बहुत बेसिक से आपका सवाल है कि व्हाट इज़ डिमांड, व्हाट इज़ सप्लाई। तो ये आपको डिमांड करो के बारे में पता होना चाहिए, सप्लाई करो के बारे में पता होना चाहिए। आपसे वो बनवा करके भी देख सकते हैं, या फिर आपको जो डिमांड सप्लाई को प्रभावित करने में खास करके जैसे डिमांड है तो उसके ऊपर कोई उसका एक्सेप्शन पूछ सकता है, गिवन गुड्स वगैरह हैं वो आपसे पूछ सकता है। या कुछ शब्दावलियां हैं जैसे गिनी मल्टीप्लायर है, वो लॉरेंस करो है, ये इस तरह की जो शब्दावलियां हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि वो चीज़ें जबान पर रहती हैं। और ख़ास करके मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जितना जो करंट अफेयर है, जितना करंट अफेयर है, अब आप ये मत सोचिएगा कि हमें सब्जेक्ट पर ही पूरी तरह से जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारी उसके ऊपर स्टिक रहना है, बिल्कुल भी नहीं है। आपसे वो जो स्कीम्स हैं जैसे PM स्वनिधि स्कीम्स मैंने बताया था कि अफोर्डेबल लोन्स दिए जाते हैं स्ट्रीट वेंडर्स को, जल जीवन आपका मिशन है, ब्लू इकोनॉमी है, वाइट इकोनॉमी है, ई कॉमर्स है, या स्वामित्व योजना है जो गांव में आपका जमीनों का सर्वे हो रहा है, उड़ान योजना है, उड़े देश का आम नागरिक, गति शक्ति योजना है, PLI स्कीम है, NEP है, आत्मनिर्भर भारत है, अभी बजट में जो योजनाएं है PM धन धान्य कृषि योजना वो है, इवन की पैन 2.0 क्या है, यानी कि पैन जो है आपका नए अपडेट हो जाएंगे, वो क्या है। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जरूर पूछेगा आपसे, आपको इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, कब आता है, उसमें हमें क्या क्या बताया जाता है। बजट जो है आपका जरूर देख करके जाइएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका बजट जो है आपका। अभी हाल फिलहाल का जो बजट जारी हुआ है उसमें की योजना ये किसानों के लिए PM धन धान्य योजना, धन धान्य कृषि योजना, वो आपको जरूर देख करके जाइएगा। उसमें काफ़ी कुछ है आपका किसानों को कि किस तरह से किसानों की आय को जो है बढ़ाया जाएगा, किस तरह से जो है आपका प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा जहाँ प्रोडक्शन कम है उन जिलों में। तो ये जो इतनी चीज़ें हैं आपका, जैसे हरियाणा से आपका बीमा सखी योजना आरंभ हुई है तो वो जरूर पूछ सकता है आपसे। तो ये जो चीज़ें हैं आपका जो करंट अफेयर की हैं, बजट तो बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपको इस साल का ज़रूर ही देख करके जाना है। इवन कि अभी हरियाणा का बजट भी 17 तारीख को शायद आ जाए। पहले तो बजट क्या है, किस संविधान में कहाँ पर इसका वर्णन है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती है, रुपया कहाँ आता है, कहाँ से जाता है, सर्वाधिक खर्चे हमारे किस पर होते हैं, वो बेसिक चीज़ें पूछ सकता है आपको। इस बजट में सर्वाधिक खर्चा किस पर किया गया है, या केंद्रीय बजट में हरियाणा के लिए कितना आवंटन हुआ है, या फिर जो हमारा बजट है हरियाणा का टोटल कितने लाख करोड़ का है, या 1000 करोड़ का, जो भी होगा जितना है, कि टोटल कितना है वो। उसके अलावा किस जो है क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस किया गया है, या कौन सी नई स्कीम्स आरंभ की गई हैं, या कोई स्कीम्स आरंभ हुई तो वो कब से आरंभ की गई है।
ठीक है, तो ये आपको एजुकेशन पे कितना खर्च किया गया है, क्योंकि आप एजुकेशन में जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको जो है बजट बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि रोज़ आप हो सके तो द इकोनॉमिक टाइम्स है आपका, ऑनलाइन मिल जाता है, आप उसको पढ़ें। आपका बिजनेस स्टैंडर्ड है हिंदी के लिए, आपका उसको पढ़ें। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश वाले जो है आपका इकोनॉमिक टाइम्स आ ही रहा है। द फाइनेंशियल आपका जो है टाइम्स है वो पढ़ें। तो ये जो न्यूज़पेपर हैं आपका इकोनॉमिक्स के लिए, खास करके करंट अफेयर के लिए, वो जरूर पढ़िएगा। शेयर बाजार में आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट से जरूर वो पूछ सकता है। शेयर मार्केट में आजकल आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो है उठापटक चल रही है, शेयर बाजार नीचे की तरफ भाग रहा है। उसके क्या रीजन हो सकते हैं? शेयर बाजार को कंट्रोल करने वाली एजेंसीज कौन सी हैं, तो वो एजेंसीज के नाम भी जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे खासकर कि सेबी के बारे में जरूर पूछ सकता है। सेबी की अध्यक्षा बहुत ही मतलब आपका चर्चित रही थी। वो क्यों चर्चित रही थी? माधवीपुरी बुच, वो कौन है, क्यों चर्चित रही थी, तो वो आपसे पूछ सकता है। तो ये चीज़ें जो बेसिक हैं आपका, बाकी तो जैसे जैसे हम क्लास लेंगे आपको बताते ही रहेंगे अगली क्लास में भी। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स में। इंडियन इकोनॉमिक्स पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा। तो वो आपसे पूछेगा, मैंने आपको जो बताया। बीमा सेक्टर है आपका, एलआईसी वगैरह, क्योंकि आप जब एनपीएस भरेंगे तो एलआईसी आपको चूज करना मैंडेट हो जाता है। तो एलआईसी क्या है, किस तरह काम करता है, कौन अध्यक्ष हैं, कब बना था, तो ये चीज़ें जो है आपका, या फिर गवर्नमेंट के जो अभी विजन है 2047, ये क्या है, विकसित भारत का विजन क्या है, अमृत काल क्या है, तो ये चीज़ें आपसे वो पूछ सकता है। या फिर प्रधानमंत्री की यात्राएं हो रही हैं, जैसे मॉरिशस की यात्रा हुई थी, तो मोदी जी जो है आपका यात्रा करके आए हैं, वो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मोदी जी कहाँ गए, क्या किया। अमेरिका में गए थे अभी कुछ दिन पहले ट्रम्प महोदय से मिलने के लिए। तो मोदी जी ने उनसे क्या हुआ, क्या क्या डील हुई, क्या क्या खरीदेगा भारत, क्या क्या किया, कौन भारत में स्टारलिंक आ रहा है, स्टारलिंक है क्या, उसके मालिक कौन है, स्पेस एक्स क्या है, नासा क्या है, या एलन मस्क क्या है, ये क्या लेकर के आ रहे हैं भारत में। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। और एक बात निश्चिंत है कि सरकार जो बिना खर्ची की स्कीम लेकर के आई है, इससे योग्य बच्चे आ रहे हैं। और हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी से ग्रो करेगा, ये कन्फर्म है। बहुत लंबे समय बाद इस प्रकार की सरकार आई है कि जो पूर्णतः बिना पर्ची बिना खर्ची को प्रमोट कर रही है, योग्य बच्चों को प्रमोट कर रही है, हरियाणा के भविष्य को संवार रही है। तो आप भी सरकार की मुहिम में योगदान दें, किसी को पैसा वैसा ना दें, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कह रखा है, बिना पर्ची बिना खर्ची जो योग्य है वो आगे आएगा। और होना भी यही चाहिए, जो योग्य है वो आगे आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आने वाली है और सरकार इसके लिए बिल्कुल प्रयासरत है। आप भी अपने इंटरव्यू को अच्छे से तैयार करके जाइए। 12.5% नंबर जरूर है, परंतु उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे बैठना है, किस तरह का व्यवहार आपका वहाँ पर होना चाहिए, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। इंटरव्यू में आपकी नॉलेज तो देखो देखी ही जाएगी, परंतु ज़्यादातर आपका व्यवहार देखा जाएगा कि आप एज ए टीचर कितने कामयाब हैं। और अब तो इकोनॉमिक्स में भी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में नोबल मिल ही चुका है, तो वो आप देख रहे हैं कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में नोबल मिला, तो किसको मिला आप वो देख करके जाइएगा। और व्यवहार ही आपका मुख्य होता है, वही आपका परखा भी जाएगा कि आप टीचर के लायक हैं या नहीं हैं, क्या आप वहाँ पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। और अब की बार सरकार ने पूरी तरह से अपनी मंशा जाहिर भी कर दी है कि नकल रहित परीक्षा होगी। अगर आप योग्य हैं तो नेचुरल सी बात है कि सरकार आपको योग्य बच्चों को ही चुन रही है, और आप योग्य हैं भी तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और जब आप सिलेक्ट होकर के जाएंगे तो योग्य बच्चे जाएंगे, बच्चों को बिना पर्ची बिना खर्ची वाले बच्चे जाएंगे तो नकल मुक्त परीक्षा भी करवाएंगे। ये आपका और बाकी लोगों के लिए भी एक संदेश जाएगा, बाकी राज्यों को भी संदेश जाएगा कि किस तरह से हरियाणा बिना पर्ची बिना खर्ची जो है आपका परीक्षा साफ तौर पर करवा रहा है और अच्छे बच्चों को आगे बढ़ा रहा है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।